वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बलगतिकी। आज हम उसी को नेक्स्ट पार्ट की ओर लेकर चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है या फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और स्पेशल बैच में भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो के पार्ट सारे के सारे देखकर ही नेक्स्ट पार्ट देखें, ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगले कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा द्वितीय और तृतीय कोटि और साथ में छद्म कोटि के विक्रिया, जो कि आपकी बोर्ड के लिए 12th क्लास के बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। द्वितीय कोटि के विक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए आप लोग, जो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो वेग होता है ना, वेग वो अभिकारक की सांद्रता के 2 घात पर निर्भर करता है। मान लो हमारे पास ये अभिकारक है और ये आपका क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम इसके मतलब वेग की बात करें तो इसका वेग जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पास के और आर जो इसका विकारक है उसकी 2 घात पर निर्भर करता है। जब भी आपका 2 घात पर निर्भर करेगा तो आपकी कौन सी विक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। क्लियर? ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको बताऊं, अगर जैसे कि हमने जीरो कोटि की और शून्य कोटि के बाद प्रथम कोटि के अभिक्रिया की हमने समीकरण ज्ञात किए हैं, इसी प्रकार अगर हम इसकी भी समीकरण ज्ञात करें तो इसकी समीकरण होती है के बराबर 1/t, यहां पर आपका x और बटे में होता है हमारे पास a माइनस एक्स। हम बेसिकली है ना इस चीज को यहाँ पर फॉर्मूले के तौर पर याद तो कर लेते हैं, बट इसको निकाल कर नहीं दिखाते हैं। ओके, तो आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, इसके द्वारा हम इसका मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन 12th क्लास में इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको बस इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं, इसके चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द्वितीय कोटि के विक्रिया के उदाहरण, इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? एक तो आपका हो जाएगा एस्टर का अक्षारीय अपघटन। किसका? एस्टर का अक्षारीय अपघटन। एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5। जब भी आपका COO बीच में आया तो समझो आपका क्या है, एस्टर है। और जब आप इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी हाइड्रोक्साइड यानी अक्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आप याद रखना इसका अपघटन हो जाएगा, और अपघटन होने के बाद क्या बनेगा, CH3COONA बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, और प्लस आपका एल्कोहल यानी C2H5OH बन जाएगा। ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्यों है वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो इसकी घात हो जाएगी, एक इसकी घात हो जाएगी, यानी अभिक्रिया ऐसे हो जाएगी। अगर ये आपका A है, ये आपका B है, तो वेग आपका K यहाँ पर A की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पर B की पावर भी 1 हो जाएगी। टोटल जो पावर होगी आपकी 1 + 1 यानी 2, यानी कोटि आपकी कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर? एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसका, ओजोन का ऑक्सीकरण में परिवर्तन। ओजोन देखिए आप लोग, ओजोन तो जानते हैं ना, O3 इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं, तो जैसे 2O3 आपके अपघटित होकर क्या बनाते हैं, 3O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3O2। क्लियर? आप देखिए यहाँ पर 3O2 बनेगा आपका। ये बात आपकी क्लियर हो गई ना? आप यहाँ पर ये भी याद रखना, ये आपका विद्युत विसर्जन में होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के विसर्जन में होता है, तभी जाकर ये आपका क्लियर हो पाते हैं। ओके, ये भी आपकी क्या है, द्वितीय कोटि की विक्रिया। क्यों है आप यहाँ पर 2 देखिए, ये दो आपका घात में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं अभिलक्षण की ओर। द्वितीय कोटि के अभिलक्षण हम देखते हैं। अभिलक्षण तो पहला देखिए आप लोग, पहला हम अर्ध आयुकाल की बात करते हैं। अर्ध आयुकाल, इसका जो अर्ध आयुकाल होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है 1/KR0। जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसके साथ अगर K से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को कर दे उल्टा, तो आपकी सांद्रता निकल जाती है, यानी वो टाइम निकल जाता है, वो अर्ध आयुकाल निकल जाता है, जिसके कारण पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो इसका अर्ध आयुकाल है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, वो वेग स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। देख रहे हैं ना कि आप दोनों चीजों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता परिवर्तित कर दी जाए, यानी अगर आप R0 का मान चेंज करते हैं तो आप लोग याद रखना
तो आप लोग याद रखना के का मान भी बदल जाएगा, यानी ये इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। यहीं पर देख लीजिए, आप इसको बदलते हैं तो ये भी आपका बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसको इधर ले जाइएगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा, अगर हम ग्राफ की बात करें, यानी ग्राफ खींचकर बताएं कि कौन सा कैसे कैसे बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ढाल की बात करें तो ढाल आपका कितना होगा, 1/k होता है। कितना होता है, 1/k। और यहाँ पर अर्ध आयुकाल होगा आपका T1/2, और यहाँ पर आपकी 1/, सांद्रता होगा। क्या होगी, 1/, सांद्रता। ये आपका ग्राफ जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट लगभग सारे सारे क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसका भी आप वैसे ही परिभाषा देंगे। मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, और क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर अभिक्रिया का वेग सांद्रता की तृतीय घात पर निर्भर कर रहा है, कितनी घात पर निर्भर कर रहा है, तृतीय घात पर निर्भर कर रहा है, तो अभिक्रिया जो होगी ना, वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। क्लियर? और इसकी समीकरण हम कैसे देखते हैं, तो इसकी समीकरण होती है 1/T x 2a माइनस एक्स, और बटे में आपका होता है 2a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। या आप डायरेक्टली कैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए है। बेसिकली 12th क्लास में बहुत कम पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब आप फेरस क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए FeCl3 मैंने लिया और इसके टीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर दी, SnCl2 के साथ अभिक्रिया कराई। तो अभिक्रिया कराने के बाद आपका FeCl2 बन जाता है, और प्लस आपका बन जाता है SnCl4। तो ये भी आपकी देखिए, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका 1 है, तो आपकी 2 और 1 3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। क्योंकि जब आप इसका मान निकालेंगे, मान लो आपका ये A ये B, तो अभिक्रिया आपकी 2A + B टाइप की हो गई है। यानी जो आपका वेग होगा वो आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका किया गया, यहाँ पर A की पावर 2 हो जाएगा और B की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कोटि तो आपकी 2 और 1 3 नहीं होगी ना, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और भी आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस आप लेंगे O2। तो जैसे आप अभिक्रिया करेंगे तो आपका 2NO2 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और ये आपका 1, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर? आप इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया इस साल के लिए बेस्ट है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर साल 0 और प्रथम कोटि का ही क्वेश्चन आता है। तो आइए तृतीय कोटि के लक्षण देखते हैं, कैसे कैसे लक्षण होते हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो लक्षण की बात करते हैं, तो पहले तो हम अर्ध आयुकाल की ही बात करते हैं। जो तृतीय कोटि के जो अर्ध आयुकाल होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, अगर हम k का मात्रक निकालें तो k का मात्रक जो मतलब वेग स्थिरांक होता है, उसका मात्रक लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। सेकंड को हम -1 पावर करके लिख देंगे। दोबारा से सुन लीजिएगा, के का जो मात्रक होता है तृतीय कोटि के लिए वो लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। मैं आपको सभी के लिए बता देता हूँ, पहले द्वितीय का बता दूं आपको। जो द्वितीय के लिए मात्रक होता है वो आप लोग याद कर लेना। उसके लिए द्वितीय के लिए, मैं द्वितीय के लिए, ये तो तृतीय के लिए था, द्वितीय के लिए होगा आपका लीटर पर मोल पर सेकंड। यहाँ पर पावर आपकी 1 हो जाएगी। और अगर हम प्रथम के लेकर चलें उसके लिए प्रति सेकंड होता है, और अगर शून्य के लेकर चलें मोल प्रति लीटर होता है। तो आप ये जरूर याद रखिए, क्योंकि अभी 1 नंबर का ऑप्शन में बार बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है, जो आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें जो आपकी अर्ध आयुकाल होता है, मतलब अर्ध आयुकाल होता है, के पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, के पर निर्भर करता है। T हाफ आपका के पर निर्भर करता है। और ये आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी नेक्स्ट हेडिंग है आभासी आणविक अभिक्रिया। यह आपका बार बार बोर्ड में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। तो क्या होता है कि कुछ अभिक्रिया आपकी ऐसी होती हैं जिनकी
कोटि और आणविकता का मान समान नहीं होते हैं। यानी पहले हमने देखा कि जो आपकी कोटि होती है वही लगभग आणविकता होती है, लेकिन इस केस में क्या होता है, आभासी आणविक अभिक्रिया में क्या होता है, कोटि और आणविकता का मान अलग अलग हो जाता है। और कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं कि अभिक्रिया की कोटि तो एक होती है, ध्यान रखिए आप, अभिक्रिया की कोटि तो एक होती है, लेकिन आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है। आणविकता क्या होती है, 2 या 2 से अधिक होती है। ऐसी अभिक्रिया को हम एकाणुक छदम अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकाणुक छदम अभिक्रिया बोलते हैं। तो यह अभिक्रिया आपकी बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है, और इसका फॉर्मूला भी आप याद रखें, मतलब एक रिएक्शन याद रखना है इसकी। एक तो हमारे पास एक सुक्रोज लीजिएगा, सुक्रोज अगर हमारे पास है, हमने इसमें जल मिला दिया, तो जल मिलाने के बाद आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका C6H12 और उसके बाद O6 बनेगा, फिर C6H12O6 बनेगा। एक तो आपका सुक्रोज होगा, सॉरी एक तो आपका ग्लूकोज होगा, एक आपका फ्रुक्टोज होगा। तो आप ध्यान रखना, ये जो आपकी अभिक्रिया है ये छदम एकाणुक अभिक्रिया। दूसरा भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका क्या होगा, वही जो आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो था एस्टर CH3COO C2H5। आप इसकी अभिक्रिया कर रहे थे H2O के साथ, H2O के साथ करेंगे, करने के बाद आपका क्या बन रहा था, यहाँ पर आपका बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये भी आपकी अभिक्रिया एकाणुक छदम अभिक्रिया है। तो ऐसा कब होता है, जब आपकी कोटि एक होती है लेकिन आपकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, तब आपकी आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती है। और इसके मैंने 2 एग्जांपल आपको बताई, आप इनको कंफर्म करके याद कर लीजिएगा। ओके, और ये चैप्टर आपका अगली वीडियो में लगभग समाप्त हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।